जय हिंद दोस्तों, एक के वाई डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर एक नए लेसन को लेकर आपके सामने आया हूं, जिसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रोड एवं विद्युत रासायनिक सेल, अर्थात यूनिट 2 का दूसरा लेसन। ठीक है, यूनिट 2 जो है आपका विद्युत रसायन, उसका ये दूसरा लेसन है, विद्युत इलेक्ट्रोड एवं विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इसमें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस पूरे लेसन की। ठीक है, आते हैं हम सबसे पहले ही हेडिंग विद्युत इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है? विद्युत इलेक्ट्रोड ये क्या होता है, इसकी बात समझते हैं कि विद्युत इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ये कैसे इलेक्ट्रोड के रूप में आता है और हम इसको इलेक्ट्रोड में बदलने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो उस छड़ पर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है, या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश। तो जब आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इन आवेशों के कारण जो धातु का रूप होता है वो बदल के इलेक्ट्रोड में बदल जाता है। ठीक है, जैसे आपको एक चित्र में बना के दिखा दूं। मैंने एक पात्र में कुछ लवणीय विलयन को लिया है या भरा है और इसमें एक धातु की प्लेट को हमने यहाँ पे डुबाया है। सपोज दैट मैंने ये लवणीय विलयन इसमें भरा हुआ है। अब मान लेते हैं कि ये कॉपर की धातु है, तो उसी धातु का ये लवणीय विलयन होगा CuSO4। ठीक, जब उसी धातु के लवणीय विलयन में उसी धातु को डुबाते हैं तो या तो इस पर धनावेश आता है या फिर इस पर ऋण आवेश आता है। ठीक है, तो इसमें से या तो धनावेश आ जाए या तो ऋण आवेश आ जाए तो ये धातु की प्लेट जो है वो इलेक्ट्रोड में बदल जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड की परिभाषा यही होती है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो उस धातु की छड़ पर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इन आवेशों के उत्पन्न होने के कारण ही यह धातु की छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मैं बताऊंगा अभी कि इस पर आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो उस धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तो उस धातु की छड़ को ही इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो उस धातु की छड़ को ही इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ठीक है बच्चों,
समझिएगा एक बार फिर से इस बात को कि अगर हम CuSO4 में यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में कोई कॉपर की छड़ डालते हैं तो उस कॉपर की छड़ पर कोई ना कोई आवेश आता है, या तो धन आवेश आ जाएगा या तो ऋण आवेश आ जाएगा। तो जैसे ये आवेश उस छड़ पे आएंगे वह धातु की प्लेट अपना स्वरूप बदलकर इलेक्ट्रोड की भांति व्यवहार करने लगती है। तो इस धातु की छड़ को ही इलेक्ट्रोड कहा जाता है। मैंने दोनों आवेश दिया है, दोनों आवेश उस पर उत्पन्न नहीं होंगे, इनमें से कोई एक ही आवेश होगा। तो मैंने बताया कि या तो धन आवेश हो सकता है या तो ऋण आवेश। अभी मैंने तय नहीं किया कि इस पर धन होगा कि ऋण होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं, तो जब किसी धातु के लवणीय विलयन में उसी धातु की छड़ को डुबाते हैं तो उस धातु की छड़ पर कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब जो आवेश उत्पन्न होगा, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, तो उसके आधार पर तुरंत आप कह सकते हो कि ये धातु की छड़ ही क्या होती है, इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, मैंने कॉपर का विलयन लिया है तो आप किसी और का भी ले सकते हैं, जिंक का ले सकते हैं, ठीक, तो और भी इस तरह से किसी धातु का आप ले सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलिए, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाली कड़ी में इसमें देखा जाएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है आवेश के आधार पर उसके कितने प्रकार होंगे। तो जो उन पे आवेश उत्पन्न हो रहे हैं उसके आधार पर इलेक्ट्रोडों को दो भागों में बांटा गया, धन आवेश के आधार पर और ऋण आवेश के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोडों के प्रकार की, इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड के मुख्य रूप से दो प्रकार माने जाते हैं आवेशों के आधार पर। ठीक, कि कैसे आवेश उस पर उत्पन्न होंगे तो उसको किस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाएगा, और कैसे उस पर आवेश उत्पन्न होंगे तो किस इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आवेशों के आधार पर, आवेशों के आधार पर इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? उत्पन्न होने वाले आवेश के आधार पे कह सकते हैं या आवेशों के आधार पे कह सकते हैं। ठीक, तो इस छड़ पर जैसे जैसे आवेश उत्पन्न होते हैं उसके आधार पर ही हम इलेक्ट्रोड के प्रकार को बांट रहे हैं। ठीक है, तो पहला कह सकते हैं, पहला इसका प्रकार होता है एनोड, और दूसरा प्रकार होता है इसका कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड, ये दो इसके प्रकार हैं। ठीक, अगर हम एनोड की बात करें, पहले चलिए इसको देखते हैं। एनोड किसे कहते हैं? तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो यदि धातु पर धनावेश उपस्थित हो जाते हैं तो वह छड़
एनोड कहलाती है। ठीक है, अर्थात हम किसी पात्र में उसी धातु का लवणीय विलयन लेते हैं और उसको जब इसमें डुबाया जाता है तो इस धातु की प्लेट पर धनावेश उपस्थित हो जाते हैं। इस आधार पर हम देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हो धातु की छड़, ये क्या हो जाएगी, एनोड हो जाएगी। ठीक है, एनोड हो जाती है या एनोड जैसा व्यवहार करती है। कैथोड क्या होता है? कैथोड इलेक्ट्रोड का ही एक दूसरा रूप होता है। कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो उस छड़ पर यदि ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, या कह सकते हैं कि वह क्षण जब ऋण आवेशित हो जाता है तो इसे ही, यानी उस धातु के छड़ को ही कैथोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो यदि धातु की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वह धातु की छड़ कैथोड कहलाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक, तो ये हमारे इलेक्ट्रोड हैं और इलेक्ट्रोड के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि जब हम किसी इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हों तो आप कोई एक धातु की छड़ लोगे और किसी पात्र में उसी धातु का लवणीय विलयन लेंगे जिस धातु की छड़ हमने लिया है। तो जब हम उसको धातु की छड़ को उस विलयन में डुबाते हैं तो वह धातु की छड़ आवेशित हो जाती है, या तो धनावेशित या तो ऋण आवेशित। तो इस आवेश के उत्पन्न होने के दौरान जितना धातु की छड़ पर विभव आता है उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, जैसा कि मैंने एक पात्र ले लिया और इस पात्र में हमने किसी धातु का लवणीय विलयन ले लिया। जो भी धातु लिया है हमने, धातु की छड़, और उस धातु की छड़ को इस लवणीय विलयन में डुबा दिया। मान लो हमने ले लिया CuSO4 और ये धातु की छड़ हमने ले लिया Cu। तो इस धातु पर जितना भी आवेश होगा या आवेश उत्पन्न होगा तो उस दौरान इस धातु की प्लेट पर या छड़ पर जितना विभव आएगा उसे ही कहा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, यही बात आपको समझानी थी। तो यहाँ लिखेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो
उस धातु की प्लेट पर, उस धातु की प्लेट पर आवेश, आवेश ब्रैकेट में धन आवेश या ऋण आवेश लिख सकते हैं, आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। इन आवेश के उत्पन्न होने के कारण, आवेशों के उत्पन्न होने के कारण, आवेशों के उत्पन्न होने के कारण, होने के कारण जितना विभव, विभव धातु की प्लेट पर या धातु की छड़ पर उत्पन्न होता है, धातु की प्लेट या छड़ पर उत्पन्न होता है, उस विभव को ही, उस विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। आप ध्यान से समझेंगे, जो बात मैंने समझाया आपको उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब हम किसी धातु की छड़ को लेते हैं, कोई भी धातु की छड़ आपने ले लिया हो तो उसी धातु का लवणीय विलयन भी आपको लेना होगा। जब उसी धातु के लवणीय विलयन में उस धातु की छड़ को आप डुबाते हो या प्लेट को डुबाते हो तो वो प्लेट जो है आवेशित हो जाती है, या तो धन आवेशित होगी या तो ऋण आवेशित होगी। तो जब ये आवेशित होती है तो इस धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, जो विभव उत्पन्न होता है उस विभव के कारण ही ये जो धातु की छड़ है वो इलेक्ट्रोड विभव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, या कह सकते हैं कि इस धातु का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, जब आवेश उत्पन्न होता है धातु की छड़ पर तो उसी आवेश उत्पन्न होने के कारण उस पर एक विभव कार्य करने लगता है, जिसके कारण उस धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बोलिए। तो हम इसी बात को यहाँ पे समझाए हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो उस धातु की प्लेट पर या छड़ पर आवेश प्लस या माइनस उत्पन्न हो जाते हैं। आवेशों के उत्पन्न होने के कारण जितना विभव धातु की छड़ पर उत्पन्न होता है उस विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? ठीक, बात क्लियर है इतनी? बोलिए। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार की। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, यहाँ पर हम अगली हेडिंग इसके आगे लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार। इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक, इसको हम बताने वाले हैं। चलिए ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोड विभव के दो प्रकार होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक कह सकते हैं ऑक्सीकरण विभव और दूसरा कह सकते हैं अपचयन विभव। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव विभव के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव के दो प्रकार होते हैं। पहला हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण विभव या इलेक्ट्रोड विभव, और दूसरा कह सकते हैं अपचयन विभव। ठीक है, इनकी एक एक लाइन में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम देखें कि ऑक्सीकरण विभव क्या होता है और अपचयन विभव क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा कह सकते हैं कि 11th के बेसिस पे इसको बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों के त्यागने या ग्रहण करने के आधार पे इसकी व्याख्या करनी। ठीक है, कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, और इसके साथ विभव भी होना चाहिए। तो जब हम धातु पर आवेश उत्पन्न करा रहे हैं तो उसी दौरान जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा, इसके आधार पे हमको इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे ऑक्सीकरण विभव क्या होता है। जब धातु की छड़ या प्लेट अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है, ठीक है, और अपने ऊपर धन आवेश उत्पन्न करती है, तो इस क्रिया द्वारा उस धातु पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जब धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, अपने अंदर से बाहर निकालती है विलयन की तरह, तो इस स्थिति में इस छड़ पर ऑक्सीकरण की स्थिति होती है। तो इस दौरान इस प्लेट पर जितना विभव उत्पन्न होता है उसे ही कहा जाता है ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, और अपचयन विभव की बात करें तो इसी का विपरीत होता है। इसका विपरीत कहेंगे ऑक्सीकरण के, कि जब धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एक परमाणु जैसा व्यवहार करती है, ठीक है, या कह सकते हैं कि ऋण आवेशित हो जाती है, तो इस दौरान इस छड़ पर जितना विभव उत्पन्न होता है उसे ही कहा जाता है अपचयन विभव। ठीक, तो इसको लिखते हैं। जब धातु की छड़, प्लेट भी कह सकते हैं, जब धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो इस स्थिति में उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे बना देगा यम प्लस। ठीक, बात समझ में आया कि यम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बनाएगा यम प्लस, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है धातु तो वो बना देता है धनायन। तो इस दौरान उत्पन्न होने वाला विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। चलिए अपचयन विभव की बात करते हैं। अपचयन विभव क्या होता है, तो जब किसी धातु की प्लेट को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाते हैं, तो जब धातु की प्लेट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब इसमें आता है, इस विलयन से निकल के इलेक्ट्रॉन इस पर आता है, तो ये ऋण आवेशित हो जाती है। तो ऋण आवेशित होने के दौरान अपचयन की क्रिया होती है, और इस समय
जितना विभव उत्पन्न होता है इस धातु के छड़ पर उसे ही कहा जाता है अपचयन विभव। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ लिखेंगे कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है। सेम परिभाषा आप एक लाइन में भी दे सकते हैं कि जब धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो अपचयन होता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, डुबाया जाता है तो यदि धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है तो उस पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही अपचयन विभव कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। यहाँ पे दिखाएंगे कि यम प्लस इलेक्ट्रॉन, यम जो है वो धातु की प्लेट है और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ग्रहण किया जा रहा है। तो इधर जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो ग्रहण होने के बाद ये बन जाएगा यम माइनस, क्योंकि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो ऋण आवेशित हो जाता है। तो ऋण आवेशित होने की स्थिति में जितना इस पर विभव उत्पन्न होगा वही होता है अपचयन विभव। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पे निर्भर करता है। विशेष रूप से ये बात कभी पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो किन किन बातों पे निर्भर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित 4 बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब उन बातों को हम यहाँ पे समझाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता, इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता की यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो किन किन बातों पे निर्भर होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे उसको। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित 4 कारकों पे निर्भर होता है। जैसे पहला कह सकते हैं विलयन की प्रकृति पर, दूसरा कह सकते हैं धातु की प्रकृति पर, तीसरा कह सकते हैं विद्युत अपघट्य के प्रकृति पर। अभी तो बोले हैं विलयन की प्रकृति, अभी हम एक सांद्रता छोड़े हैं तो विलयन की सांद्रता पे भी कह सकते हैं, और चौथा कह सकते हैं ताप एवं दाब पर, यानी विलयन पर जो ताप और दाब का प्रभाव होता है उस पर भी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता की। तो इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित 4
4 कारकों पर निर्भर होता है। कितने कारकों पर होता है? 4 कारकों पर निर्भर होता है। पहला आप लिख सकते हैं विलयन की सांद्रता पर, विलयन की सांद्रता पर। दूसरा लिख सकते हैं आप विलयन की या विद्युत अपघट्य की, अपघट्य की प्रकृति पर। वो कैसा विद्युत अपघट्य है। तीसरा लिखेंगे धातु की प्रकृति पर, धातु कैसा है। और चौथा लिख देंगे विलयन के ताप एवं दाब पर। ठीक है, ये 4 कारक हैं जिन पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे एक एक पॉइंट। ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं, अगले हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? हो कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। अब आपको मैंने हर बार बताया इस बात को कि जब हम किसी धातु की छड़ को किसी लवणीय विलयन में या उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो बार बार हमने एक बात बताया कि उस पर आवेश आ जाते हैं। ये आवेश कैसे आते हैं उस धातु की छड़ पर, इस पे भी तो विचार किया जा सकता है कि अगर हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाते हैं। ठीक है, लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो इस प्लेट पर आवेश कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? आवेश क्या समान आते हैं, आवेश क्या विपरीत आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं? अगर हमने इस प्लेट को इसमें डुबा दिया तो ये डायरेक्टली या तो धनावेशित या तो ऋणावेशित कैसे हो जाता है? तो इसके लिए भी कुछ कारण है। वो कारण क्या है, इस बात को इस पॉइंट पे समझाना है। ठीक, कि किसी भी इलेक्ट्रोड को आवेशित होने का क्या कारण है। यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड को आवेशित होने के कारण। इलेक्ट्रोड को आवेशित होने के कारण अगर इलेक्ट्रोड आवेशित हो रहा है तो क्या कारण है कि वो आवेशित हो रहा है, तो इस बात को ध्यान देना है। जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो धातु की प्लेट या छड़ आवेशित हो जाती है, या तो धन आवेशित होती है या तो ऋण आवेशित होती है। ठीक, तो ये होता कैसे है? तो आपको पता होगा कि कोई भी धातु है या कोई भी तत्व है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो जो धातु के अंदर धन आवेश उपस्थित होते हैं वो एक विशेष प्रकार का दाब लगाते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार का दाब लगाते हैं, यानी धातु का जो धनायन होता है वो विलयन में जाने के लिए धातु की सतहों पर एक विशेष दाब लगाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो दाब लगाता है और वो जो धनायन है
वो इसमें चला जाता है विलयन में। तो धनायन जब विलयन में जाता है तो प्लेट क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। परंतु यहाँ से अब विलयन की बात करें तो विलयन का ऋण आयन भी धातु की सतह पर एक दाब लगाता है जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। तो विलयन में भी एक परासरण दाब की क्रिया होती है जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस विलयन का इलेक्ट्रॉन या धनायन कह सकते हैं, विलयन का धनायन धातु के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा इन दोनों के दाबों में अंतर देखा जाता है। अगर धातु का दाब P1 कर लेते हैं और विलयन का दाब P2 कर लेते हैं तो इस दाबों के अंतर के कारण हम देख पाते हैं कि जो धातु के प्लेट है वो धनावेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, बात क्लियर हुई। यदि धन की संख्या इस पे बढ़ गई तो धनावेशित, ऋण की संख्या बढ़ गई तो ऋण आवेशित। सिंपल सी बात है। जब इसमें से धनावेशित निकलेगा तो ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा, और जब इसमें से धन इसमें जाएगा तो इसमें धनावेशित की संख्या बढ़ जाएगी, और दोनों स्थितियों में प्लेट जो है आवेशित हो जाती है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस बात को। जब किसी धातु की प्लेट को या छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है बच्चों, जब किसी धातु के प्लेट को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की प्लेट आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ठीक है, आवेशित हो जाती है। और वो आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये आवेश कह सकते हैं कि इस धातु की प्लेट पर भी एक बल लगता है और इस विलयन में भी एक बल लगता है। ठीक है, तो धातु के प्लेट पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जब हम धातु की प्लेट से देखते हैं तो धनायन का धातु की सतह पर लगने वाला दाब जो धातु की प्लेट है उसका धनायन निकलकर विलयन में जाना चाहता है। ठीक है, अगर इस दाब को हम P1 कह दें, P1, तो विलयन में से भी एक दाब लगेगा। तो विलयन का या विलयन के धनायन का लगने वाला परासरण दाब, अगर इसको हम P2 कह दें तो इन दोनों स्थितियों में इन्हीं दोनों दाबों के अंतरों को देखा जाता है। ठीक है, जो जैसे हमने कहा ना प्लेट आवेशित हो जाती है, तो आवेशित होने का रीजन ये दोनों दाब ही हैं। विद्युत अपघटनीय दाब भी कह सकते हैं और उसको परासरण दाब के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, क्योंकि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अगर कोई अणु गति कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे? परासरण क्रिया कहेंगे ना। अब मान लीजिए इस क्रिया को होने से रोकने के लिए कोई ना कोई दाब लगाया जाएगा, तो विशेष रूप से यहाँ पे जो विद्युत अपघटनीय दाब है उसको परासरण दाब भी कह सकते हैं आप। ठीक, चाहे विद्युत अपघटनीय दाब ही कहना चाहते हैं तो वही कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
विद्युत अपघटनी दाब, विद्युत अपघटनी दाब वो भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इस स्थिति में हम P1 P2 की बात करते हैं। जब इसमें 3 कंडीशन बनेंगे, लिखेंगे जब P1 बराबर P2 हो, अर्थात दोनों दाब यदि आपस में बराबर हो, ठीक है, तो दोनों दाब जब आपस में बराबर होंगे तो धातु के प्लेट पर कोई आवेश नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में धातु की प्लेट पर कोई आवेश नहीं होगा। इसको आप पहली स्थिति बना लो। हम दूसरी स्थिति बनाते हैं। जब P1 बड़ा होगा P2 से, ठीक है, जब P1 का मान बड़ा हो गया तो इसमें का धनायन निकल के उसमें चला जाएगा विलयन में। तो कहेंगे इस स्थिति में धातु की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। क्योंकि जिसमें से धनायन ही निकल जाएंगे तो फिर उसमें ऋणावेशित ही बचेंगे, ऋणावेशी बचेंगे। और तीसरी स्थिति की बात करें, जब P1 छोटा होगा P2 से, जब P1 छोटा है P2 से, तो इस स्थिति में धातु की छड़ धनावेशित तो हो जाती है। धनावेशित तो हो जाती है। यही कुछ विशेष पॉइंट है जिसके कारण हम बता पाएंगे कि कोई भी धातु की जो छड़ है जिसे उसी के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो उस पर आवेश कैसे आते हैं या कहाँ से आते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बोलिए, आगे बढ़ें? ठीक, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बच्चों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसका हम कैसे निर्माण करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या क्या परिस्थितियां होती हैं उस विलयन की। ठीक है, विशेष रूप से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड का निर्माण जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो उस धातु पर या उस धातु की छड़ पर जितना विभव उत्पन्न होता है आवेश आने के दौरान, तो वह धातु की छड़ इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव किन किन शर्तों के साथ बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात इसमें ये रही कि जब किसी पात्र में हम कोई धातु का लवणीय विलयन लेते हैं और उसी धातु की छड़ को इसमें डुबाया जाता है तो कुछ इसमें आवश्यक शर्तें होती हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के स्वरूप में। और वो आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो सबसे पहले इस पात्र पर लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब है वो होना चाहिए 1 ATM। जो इस पात्र पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब वो होना चाहिए 1 ATM।
ठीक है। तथा इस विलयन की जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। ठीक है, 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। तथा इस विलयन का जो तापमान है, तापमान वो कमरे के सामान्य तापमान यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अर्थात ये 3 परिस्थितियां ऐसी हैं कि इन तीनों परिस्थितियों को जब हम लागू करते हैं तो किसी भी धातु के छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रोड बनता है उस इलेक्ट्रोड को ही कहा जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अर्थात इस पे जितना विभव भी उत्पन्न होता है और जो इलेक्ट्रोड हमें प्राप्त होता है वही होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इन्हीं सारी परिस्थितियों को हम यहाँ पे थ्योरेटिकल रूप में लिखते हैं और हमारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबाया जाता है तो यदि उस विलयन पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम तथा विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर तथा या और विलयन पर या विलयन का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इस प्रकार प्राप्त इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जो मैंने चित्र में बातें आपको बताई उसी बात को मैंने हिंदी में लिख दिया, थ्योरेटिकल रूप में लिख दिया। ठीक है, तो विशेष रूप से मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो जब हम किसी पात्र में जिस धातु को लिए हैं उसी धातु का लवणीय विलयन उसमें घोल कर रखते हैं और उसमें छड़ को जब डुबाया जाता है तो उस पूरे पात्र पर या उस पूरे विलयन पर लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब है वो 1 एटीएम होता है तथा उस विलयन की जो सांद्रता होती है वो 1 मोल प्रति लीटर होती है और उसी विलयन पर जो टेम्परेचर होता है अगर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। बात क्लियर हुई? बोलिए, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ पॉइंट ध्यान देना होगा
कि अगर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात कर रहे हैं तो इसी प्रकार का एक और इलेक्ट्रोड विभव होता है जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, ठीक, ये कैसे कार्य करता है, और किसी दूसरे इलेक्ट्रोड विभव का अगर हमको इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त करना है तो वो कैसे प्राप्त होगा। इस तरह की चीज़ों को हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये हाइड्रोजन के साथ होता है। ध्यान से समझेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है और यह किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है। चलिए इसको पहले चित्र द्वारा समझते हैं। जब हम एक पात्र में लवणीय विलयन लेते हैं और इसमें एक नली में हाइड्रोजन गैस भरकर एक प्लेटिनम की प्लेट को प्लेटिनम के पतले तार द्वारा लटकाते हैं। हाइड्रोजन H2 और ये हमारे प्लेटिनम की प्लेट है, Pt की प्लेट कह सकते हैं या छड़ कह सकते हैं, और ये हमारा विलयन है, विलयन। ठीक है, तो इस पर लगने वाले जो दाब की प्रक्रिया देखी जाती है, इसको थोड़ा बाहर तक लेके आया जाए। चलिए, ये प्रक्रिया है हमारी चित्र की, और इसमें इसकी सांद्रता की बात करें 1 मोल प्रति लीटर। इसमें वायुमंडलीय दाब की बात करें तो 1 ATM वायुमंडलीय दाब।
ठीक है। और इस पूरे विलयन के तापमान की बात करें तो तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड। विभव ये क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को मैंने इधर चित्र दिखाया है। इस चित्र के माध्यम से आपको जब मैं समझाऊंगा तो सारी चीज़ें बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो इस चित्र को समझ लेगा बच्चा, उसके लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझना बहुत कठिन या मुश्किल नहीं होने वाला। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए भी एकदम सिंपल सरल हो जाएगा। ठीक, कंडीशन सेम वही तीनों रहेंगी जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का था, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई आ जाएंगी। ठीक है, और उन नई चीज़ों के अनुसार ही हम इसकी व्याख्या कर पाएंगे या इसकी परिभाषा दे पाएंगे। ध्यान से देखिएगा कि जब हम किसी पात्र में HCl का विलयन लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लेते हैं, और उस विलयन में कांच की नली द्वारा एक प्लेटिनम की छड़ को या प्लेट को प्लेटिनम के तार से लटका दिया जाता है उस नली के अंदर, और उस नली में हाइड्रोजन गैस भर दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया के दौरान उस विलयन पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 atm होना चाहिए तथा उस विलयन यानी HCl के विलयन की जो सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए तथा पूरे विलयन का जो तापमान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस स्थिति में हमें जो इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है, विशेष रूप से इस प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन गैस भरी गई है, तो जो इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है उस इलेक्ट्रोड को ही हम कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। जो बात हम समझा रहे हैं चित्र में, इसी बात को यहाँ पर आपको लिखकर बताना है। ठीक है, तो ध्यान से एक बार फिर से समझेंगे पहले चित्र को कि सबसे पहले हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में HCl का विलयन भरा और उसी विलयन में एक कांच की नली के अंदर हाइड्रोजन गैस भर के, H2 गैस भर के, उसमें प्लेटिनम की एक प्लेट या छड़ लटकाई गई। ठीक है, जब ये पूरी प्रक्रिया की गई तो उस प्रक्रिया के दौरान उस पूरे विलयन पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 atm हो तथा उस पूरे विलयन का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तथा उस विलयन की जो सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर हो, तो इस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसे E0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो प्रक्रिया यहाँ पे चित्र में आप देख पा रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हाँ, लिखेंगे जब किसी पात्र में HCl का विलयन भरकर उसमें एक कांच की नली के अंदर हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस भरकर एक प्लेटिनम की छड़ को लटकाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यदि विलयन पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब
वायुमंडलीय दाब 1 atm हो तथा उसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और उस विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो तो इस पूरी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रोड विभव को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया द्वारा जो भी इलेक्ट्रोड हमको प्राप्त हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड को ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड विभव का विभव 0 होता है। इस इलेक्ट्रोड विभव का विभव 0 होता है। अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की अगर बात करें कि इसका मान कितना होता है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो विभव होता है वो 0 होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसे E0 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यही आपके सामने प्रस्तुत है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी। जो चित्र समझ गया होगा बच्चा, उसको बहुत आसानी होगी इसकी परिभाषा देने में या इसकी थ्योरी को लिखने में। ठीक है, बोलिए, बात क्लियर हुआ है इतना? ठीक, अब इसके आगे के तरफ बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं, इसके कार्यविधि को आगे समझा कर आपको एक एक पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ। ठीक, ये है हमारी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की संरचनात्मक स्थिति कि इसको हमने कैसे कैसे बनाया। ठीक, अब ये कार्य कैसे करता है, इसके कार्यविधि की भी बात कर ली जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ध्यान दीजिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की कार्यविधि की बात करते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कैसे कार्य करता है। ठीक है, अगर हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की कार्यविधि की बात करें, तो जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ, जिसके विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, जिसके विलयन पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 atm हो और जिसके विलयन का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इस दौरान जितना गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं या वोल्टमीटर कह सकते हैं, उसमें जितना विक्षोभ उत्पन्न होता है वही उस जोड़े गए मानक इलेक्ट्रोड विभव का विभव होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है कि वो किसी दूसरे अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव के विभव को प्रदर्शित कर सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग
किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव के विभव को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यही इसकी क्रियाविधि है। ठीक है, कि जब हम एक तरफ हम ले लेते हैं एक पात्र में, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, इधर हमने एक सामान्य इलेक्ट्रोड विभव जोड़ा है, वोल्ट मीटर कह सकते हैं या गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं, और इधर हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव लिए हैं। ठीक है, तो जब हम किसी सामान्य इलेक्ट्रोड विभव को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से जोड़ते हैं, तो जब सामान्य इलेक्ट्रोड विभव का विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, उसमें लगने वाला जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और उस पूरे विलयन पर लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब है यदि वो 1 एटीएम होता है, इस विलयन का, सामान्य इलेक्ट्रोड विभव के विलयन का, ये पूरी प्रक्रिया इन तीनों लक्षणों का पालन कर रही हो, तो इस वोल्ट मीटर में जितना विक्षोभ उत्पन्न होता है वही होता है इस सामान्य इलेक्ट्रोड विभव का विभव। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव किसी सामान्य इलेक्ट्रोड विभव के विभव को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है या कार्य करता है। सिंपल सी बात। तो आप यहाँ पे कह सकते हो विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, इस पर लगने वाला तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम हो, तब जितना इसमें वोल्ट मीटर में विक्षोभ उत्पन्न होता है, इस विक्षोभ के मान को ही सामान्य इलेक्ट्रोड विभव का विभव कहा जाता है। ठीक है, तो इसी बात को जो हमने चित्र में दिखाया, इसी बात को हम यहाँ थ्योरेटिकल रूप में लिखते हैं, आपको व्याख्या समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब किसी सामान्य इलेक्ट्रोड विभव को किसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
विभव के साथ वोल्ट मीटर लगाकर जोड़ा जाता है जिसका यानी सामान्य इलेक्ट्रोड विभव का, यहाँ लिख सकते हैं जोड़ा जाता है यदि सामान्य इलेक्ट्रोड विभव का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर तथा उसके विलयन पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम हो तो वोल्ट मीटर में, तो इस स्थिति में वोल्ट मीटर में होने वाले विक्षोभ के मान को ही सामान्य इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई? इस स्थिति में, या ऐसे कह सकते हैं, अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का कार्य किसी अन्य इलेक्ट्रोड विभव का विभव ज्ञात करने का होता है या ज्ञात करने वाला होता है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का कार्य किसी अन्य इलेक्ट्रोड विभव का विभव ज्ञात करने वाला होता है। कह सकते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम किसी अन्य इलेक्ट्रोड विभव का विभव ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, यही होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का कार्यविधि। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है,